तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सीएचएस शिक्षा। मैं हूं आशिका सिन्हा और मैं आपको पढ़ाने वाली हूं सोशल साइंस। तो आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू लेकर आए हैं सोशल साइंस का सिलेबस, यानी कि आपके सीएचएस एग्जाम में सोशल साइंस के सेक्शन में जो है किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले। तो ये जो सिलेबस है ना, वो हमने आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सीएचएस के, उसको एनालाइज करते हुए तैयार किया है। चाहे वो आपका रीसेंट पेपर हो 2024 का, यानी इस साल का, चाहे वो पिछले बहुत सारे सालों का पेपर हो, तो हमने उन सबको एनालाइज करके यहाँ पे ये सिलेबस तैयार किया है। तो जानते हैं कि किन किन टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आते हैं। हमने इसको अलग अलग सेक्शंस पे डिवाइड किया है। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया और सिविक्स, या फिर आप कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी आता है। तो अब हम लोग इसको यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला सेक्शन हमारा आता है, इसको पहले हम लोग आज क्या देखने वाले, सिलेबस, ठीक है। सिलेबस क्या क्या आता है इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग एग्जाम पैटर्न जानेंगे आगे की वीडियोस में कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, किन किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, ये भी हम लोग आपको ट्रेंड एनालिसिस के साथ बताने वाले हैं। और सब्जेक्ट वेटेज एग्जाम में जो आपका सब्जेक्ट है, मान लेते हैं सोशल साइंस, तो कितने वेटेज का आता है, तो 100 क्वेश्चंस होते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में ऐसे आगे की वीडियोस में बात करेंगे। पहले सिलेबस जान लेते हैं, और उसमें से 20 जो क्वेश्चंस है वो आपके सोशल साइंस से आते हैं, ठीक है। तो किन किन टॉपिक से किन किन अलग अलग जो सेक्शंस है उससे आते, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा हिस्ट्री, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब तीनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हिस्ट्री जो है वो उनसे कुछ ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं तीनों के मुकाबले। तो सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे जानते हैं। तो हिस्ट्री में भी बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री पता है 3 सेक्शंस पे डिवाइडेड है। फर्स्ट इज एंशिएंट हिस्ट्री, सेकंड इज मिडाइवल हिस्ट्री एंड थर्ड इज मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबसे ज्यादा अगर हम लोग कह सकते हैं इंपॉर्टेंट कोई सेक्शन है हिस्ट्री में ही, तो वो हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं और काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब सिलेबस में क्या क्या आएगा, पिछले कुछ सालों का पीवाईक्यू देखने पे हमें पता चलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि एनसीईआरटी से, ठीक है, एनसीईआरटी से अगर बात करें तो इस साल क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे गए थे। मतलब एनसीईआरटी की लाइन डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन जो है वो बना दिया गया था। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना होगा हम लोग को। क्या मॉडर्न हिस्ट्री तो हमारी 8th क्लास की एनसीईआरटी से ही कवर होगी, क्योंकि आप देखते हैं 6th की एनसीईआरटी में हम लोग एंशिएंट पढ़ते हैं, 7th के एनसीईआरटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, और 8th के एनसीईआरटी में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो आपका 9th का एग्जाम है तो 8 से ही पूछेगा ही सवाल, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो हमारी पूरी 8th क्लास के एनसीईआरटी से कवर हो जाएगी, और जो साथ साथ एक्स्ट्रा कुछ चीजें हैं वो भी आपको पढ़नी होगी, ठीक है, क्योंकि हर चीज नहीं मेंशन होगी जो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हो। तो जैसे हम लोग का पहला चैप्टर क्या आता है, हाउ, व्हेन एंड वेयर। मतलब क्या है कि जो अलग अलग टाइम पीरियड है ना, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसकी डेट्स को कैसे देखा जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री की सोर्सेस क्या है, किस सोर्सेस से हमें पता चलता है, किन किन चीजों से हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, ये दिखाया गया है। फिर आता है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। मॉडर्न हिस्ट्री इज ऑल अबाउट जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था, वो है ना, कि ब्रिटिश जो आए थे इंडिया में और हम लोग को एक्वायर किया था, हम लोग को एक कॉलोनियल स्टेट बनाया था, तो वो कैसे आते हैं, कैसे अपना पावर एस्टेब्लिश करते हैं, कैसे ईस्ट में आते हैं। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम होता है। तो ईस्ट इंडिया नाम क्यों होता है, क्योंकि इंडिया जो है उनके ईस्ट में पड़ता था, ठीक है। अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो उनके ईस्ट में पड़ता था, तो इसीलिए लिखा गया ये चीज। कंपनी रूल एक्सपैंड्स। पहले वो जो कंपनी थी वो अब क्या बन जाती है, एक्सपैंड करते करते वो लोग रूलर बन जाते हैं, अपनी गवर्नमेंट ही बना लेते हैं 1857 के बाद से। तो वो तो अभी 1857 की बात नहीं हो रही यहाँ पे, फिलहाल कंपनी का रूल एक्सपैंड करता है, अलग अलग लोगों को हराते हैं, चाहे वो मैसूर हो, चाहे वो सिख हो, अलग अलग जो है बंगाल हो, जो सबसे पहले जहाँ पे रूल करना शुरू किया था, तो वही बताया गया, और न्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेटअप किया जाता है। तो इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा हम लोग को मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन में। फिर आता है रूलिंग द कंट्री साइड। अब जैसे ये लोग टाउन के इलाके में या बड़े बड़े जो टेरिटरी थे उसको तो एक्वायर कर लेते, लेकिन वहां पे रूल कैसे किया जाए, और खासकर कंट्री साइड में। कंट्री साइड क्या हो गया, देहात के इलाके जहाँ पे आपके फील्ड वगैरह आते हैं, यानी खेत वगैरह आते हैं, तो उनको कैसे मैनेज किया जाए। तो ये लोग ढेर सारे सेटलमेंट्स लाते हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे, परमानेंट सेटलमेंट, रटवाड़ी सेटलमेंट, फिर महलवाड़ी सेटलमेंट। तो अलग अलग सेटलमेंट्स लाते हैं जिसके थ्रू ये लोग रूल करते हैं। फिर रेबेलियन भी होता है, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे से रूल नहीं करते हैं इंडिया में, ये लोग सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं और बाकी
दूसरे के बारे में नहीं सोचते, यानी खासकर इंडियंस के बारे में नहीं। तो हम लोग रेबेलियन भी बहुत सारे देखते हैं, तो सबके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। आगे क्या है, आगे ट्राइब्स के पर्सपेक्टिव से, जैसे हम लोग हर एक के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं ना जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको, कि जब ब्रिटिश लोग आए थे तब, तो ट्राइब के साथ इन्होंने क्या किया था वो भी देखना है कि पहले ट्राइबल ग्रुप्स कैसे रहते थे, ब्रिटिश के आने के बाद उनकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ा और फिर वो कैसे चेंज होते हैं, और फिर थोड़े पास से जानते हैं और क्या क्या रिवॉल्ट होते हैं, रिवॉल्ट भी होते हैं, जैसे संथाल रिवॉल्यूशन होता है और भी कई सारे मुंडा रेबेलियन होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग जान सकते हैं। फिर आती है तो ट्राइब्स की बात होगी, जब सारे ही लोग रिवॉल्ट करते हैं, व्हेन पीपल रिवॉल्ट। और इससे आपके क्वेश्चंस भी आए, इससे क्वेश्चन आया है आपका, ठीक है, इससे क्वेश्चन आया है। तो ये सारी चीजें आप जान सकते हैं। व्हेन पीपल रिवॉल्ट, तो कौन कौन सी पॉलिसीज थी, कौन कौन से कारण थे जिसके कारण रिवॉल्ट होता है। 1857 की क्रांति आपने 8th में जो है वो पढ़नी है, तो वही सारी चीजें यहाँ पे भी है। थ्रू द आईज ऑफ द पीपल, मतलब लोगों की क्या सोच थी ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को लेकर, वो क्या क्या करते हैं इंडिया वालों के साथ, और इंडिया वालों का क्या पर्सपेक्टिव होता है ब्रिटिश के बारे में, वो चीजें यहाँ पे पढ़नी है। और फिर एक म्यूटिनी, म्यूटिनी मतलब क्या हो गया कि सोल्जर्स जो सैनिक थे ब्रिटिश के अंडर में, इंडियंस, उन्होंने रिवॉल्ट किया था, लेकिन वो एक पॉपुलर अपराइजिंग बन जाती है, मतलब वहां पे आम आदमी भी जो है वो शामिल हो जाते हैं। जो सिर्फ सैनिकों ने रिवॉल्ट किया था उसमें आम आदमी जुड़ के पूरा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर कहे आजादी की जो पहली लड़ाई हुई थी वो बन जाती है। और फिर अगला है द कंपनी फाइट्स बैक, मतलब क्या है कि कंपनी जो है वो रिप्रेशन करती है, मतलब अगर आप उसके खिलाफ रिवॉल्ट करोगे तो वो शांति से तो नहीं बैठेगी, वो फिर आपको दबाने की कोशिश करेगी। तो वही चीज कंपनी भी करती है और बहुत ब्रूटल रिप्रेशन होता है, मतलब बहुत लोगों की जान जाती है, बहुत क्रूरता से जो मारा जाता है, पेड़ों पे लटका दिया जाता है, लाइन से खड़े करके गोलियां चला दी जाती है। तो ये सारी चीजें होती है। और फिर आफ्टर मैथ, इसके बाद क्या होता है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 में हम लोग देखेंगे कि 1857 तक जो है वो कंपनी रूल था, और 1857 के बाद क्या होता है, कंपनी रूल से हटके गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, डायरेक्ट ब्रिटेन से जो है पार्लियामेंट से इंडिया पे रूल होना शुरू होता है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का है। फिर आता है सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है कि ब्रिटिशर्स आते हैं तो पहले वो इंडिया के एजुकेशन को या इंडिया के लोगों को अनसिविलाइज्ड मानते हैं, मतलब उन लोगों को लगता है कि हम लोग को इतना पढ़ना लिखना नहीं आता, हम लोग उतने ज्यादा डेवलप नहीं है, तो हम लोग को डेवलप करना चाहिए, इनको ऐसा लगता है। तो एक अपना न्यू एजुकेशन सिस्टम जो है वो लागू करते हैं, जिसका क्रेडिट लॉर्ड मैकॉले को जाता है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कैसे ये लोग अपना अपना एजुकेशन लाते हैं, क्या क्या उसमें चेंजेस होते हैं, सबके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर आता है विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, मतलब उस समय विमेन की क्या कंडीशन थी मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम थी। ठीक है, मॉडर्न इंडिया जब 1757 के बाद से जब शुरू होता है और आजादी तक चलता है, उस बीच में विमेन की क्या कंडीशन थी, वहां पे कास्ट सिस्टम कैसे चल रहा था, और दोनों में क्या चेंज आए थे। रिफॉर्म मतलब ही होता है चेंज, और कौन कौन से रिफॉर्मर्स आए थे ये भी पढ़ेंगे। राजा राम मोहन रॉय जैसे सती प्रथा के लिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, दयानंद सरस्वती, सबके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और फिर अगला हमारा सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 से लेके 1947 तक। और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स के खिलाफ हम लोग जो है मूवमेंट चलाते हैं, और धीरे धीरे करके एक स्टेज चल के हम लोग इंडिपेंडेंस लेते हैं, किससे, ब्रिटिश से। ठीक है, तो भाई नेशनलिज्म कैसे इमर्ज करती है, हमारे अंदर फीलिंग कैसे आती है नेशनलिज्म की। जब आप 1857 का रिवॉल्ट पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि उस समय जो है वो फीलिंग थी नहीं नेशनलिज्म की, सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई अपने लिए लड़ रही थी, नाना साहेब अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, बहादुर शाह जफर को तो ऐसे ही लीडर बना दिया गया था, जो हम लोग पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो वो नेशनलिज्म की फीलिंग उस समय नहीं थी। तो ये कैसे इमर्ज करता है, ये नेशनलिज्म कैसे बढ़ता है, फिर गांधी जी आते और कैसे एक सॉल्ट मार्च से, एक दांडी मार्च से जो है बहुत बड़ा एक मूवमेंट तैयार होता है, चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट हो आगे जाके, और फिर बाद में जब हम लोग को आजादी मिलती। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का पार्ट था, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री का, कि ब्रिटिश कैसे एंटर करते हैं इंडिया में, फिर कैसे रूल करते हैं, बीच में हम लोग एक बार रिवॉल्ट करते हैं, और फिर कैसे आगे जाके हम लोग को आजादी मिलती है। तो ये हम लोग को कैसे समझना है, मतलब कैसे समझना है यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं। तो अब आगे चलते हैं, आगे बात करिए तो मॉडर्न हिस्ट्री तक का पार्ट है। अब दो और पार्ट आते हैं ना, एक मिडाइवल हिस्ट्री और एक एंशिएंट हिस्ट्री। तो मिडाइवल हिस्ट्री की अगर बात करें बाबू, तो मिडाइवल हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी जिससे क्वेश्चन आए हैं
मतलब जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके बेसिस पे ये जो सिलेबस है वो तैयार किया गया है। तो पहले हम लोग को इन्वेजन ऑफ मुस्लिम्स पढ़ना, इसमें ये नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट मुस्लिम्स के बारे में ही पढ़ना शुरू कर दे, नहीं, जो पहले उनके जो राजपूत किंगडम्स वगैरह होते थे उनको हल्का स्टडी करेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद क्या है, पहला जो मुस्लिम इन्वेजन होता है जैसे मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, फिर महमूद ऑफ गजनी आता है, फिर मोहम्मद गौरी आता है, और फिर बैटल ऑफ तराइन होती है पृथ्वीराज चौहान के साथ, और इसी के साथ कह सकते हैं मुस्लिम रूल एंटर करता है इंडिया में, ठीक है। फिर है दिल्ली सल्तनत, यही मोहम्मद गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो रूलर बनते हैं, और स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी एक एक करके दिल्ली सल्तनत में चलती जाती। तो ये सारी चीजें भी हमें पढ़नी है किसमें, मिडाइवल हिस्ट्री में। इससे पूछा भी गया, हम लोग क्वेश्चंस भी देखने वाले इसके आगे के स्लाइड्स में भी देखेंगे और आगे की वीडियोस में भी देखेंगे कि इन किन सेक्शन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो ये हम लोग सिर्फ सिलेबस की बात करें क्वेश्चंस की। फिर आते हैं मुगल एम्पायर एंड मराठा। मुगल एम्पायर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बाबर के बारे में पूछा गया है। फिर जो आर्किटेक्चर है जैसे कुतुब मीनार, वो दिल्ली सल्तनत का पार्ट है कि किसने बनवाया था, तो ये सब क्वेश्चंस आए। मराठा के बारे में जो इस बार ये पूछा गया था, मतलब मैच द फॉलोइंग में आया था कि शिवाजी कहाँ के रूलर थे, ठीक है, तो वो जो है इस बार इसी साल 2024 में पूछा गया है। तो हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, चाहे वो मुगल एम्पायर के हो चाहे वो मराठा के हो, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, मतलब वो अपना जो राज्य है वो कैसे चलाते थे। आर्किटेक्चर मुगल एम्पायर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या कौन कौन सी चीज किसने बनाई, रेड फोर्ट जैसे शाहजहां ने, फिर ताजमहल शाहजहां ने, तो ये सारी चीजें। फिर लिटरेचर एंड आर्ट, मतलब मुगल एम्पायर के टाइम पे आप देखेंगे कि बाबर, हुमायूं, इन सब ने अपनी अपनी बायोग्राफी लिखी थी, और किसी ने किसी और की बायोग्राफी भी लिखी थी। जैसे ऑटोबायोग्राफी बाबर, हुमायूं की तो किसी और ने लिखी थी, लेकिन अकबर की बात करें जैसे अबुल फजल ने उनकी बायोग्राफी लिखी, और कुछ लोगों ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, मतलब अपनी जीवनी खुद से लिखी। और फिर 10 लाइन की बात करेंगे, चाहे वो मुगल एम्पायर हो चाहे वो मराठा हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी होगी। फिर आते हैं भक्ति मूवमेंट, ठीक है। इससे अभी तक एज सच इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे शैविज्म और वैष्णविज्म, अगर छोटे से बात करें, शैविज्म कौन होते हैं, जो भगवान शिव की पूजा करते हैं। वैष्णविज्म कौन होते हैं, वो धर्म होता है जिसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अलवर और नायनार जो है वो बिल्कुल इसका सेम है, लेकिन ये साउथ इंडिया में, कहाँ है, साउथ इंडिया, और ये इसका उल्टा है। वैष्णविज्म अलवर्स वाले हो गए और शैविज्म नयानार्स हो गए, तो ये उल्टा है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे आगे। फिर आते हैं कबीर दास के बारे में पढ़ना है, जिन्होंने भक्ति मूवमेंट लाया था। मीराबाई के बारे में बात करनी है, और गुरु नानक देव जिन्होंने एक न्यू रिलीजन ही लाया है, दैट इज सिखिज्म या फिर सिख धर्म। फिर आते हैं लास्ट में विजयनगर एम्पायर के बारे में, और विजयनगर एम्पायर में सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन है, कृष्ण देव राय, ठीक है। 1509 से 1529 तक ये रूल करते हैं, और इनके आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जो हम्पी है आज के टाइम पे कर्नाटका में, बहुत ढेर सारे आर्किटेक्चर है वहां पे, जिसको हम लोग सब कुछ मतलब पढ़ना है, जो आप पिक्चर्स के थ्रू भी यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि शिवाजी की फोटो है, और भी साथ में ये पृथ्वीराज चौहान है, ये अलाउद्दीन खिलजी है, खिलजी डायनेस्टी का मोस्ट, या दिल्ली सल्तनत का कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर। फिर ये दांडी मार्च के राजा राम मोहन रॉय है। तो ये सारी फोटोज जो है रिलेटेड आपके सिलेबस के लगाए गए हैं ताकि आप रिलेट कर सकें, ठीक है। अब आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। एंशिएंट हिस्ट्री में अब तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन पहले समझते हैं क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहां से शुरुआती होती है आपकी मेन हिस्ट्री की। तो जैसे इंपॉर्टेंट साइट्स हो गए हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, ठीक है, राखी गढ़ी, बनवाली, ये सारी चीजें, चन्हुदारो। फिर फीचर्स क्या क्या थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, शहरों की, उनके जो साइट्स थे, उनके जो सिटीज थी, उनके क्या क्या फीचर्स थे, ये खत्म कैसे हो जाता है, ये भी हमें जानना, मतलब शॉर्ट थोड़ा देखना, ओवरव्यू लेना है। फिर आते हैं वैदिक पीरियड, जो कि इंपॉर्टेंट है, खासकर इसमें भी वैदिक लिटरेचर, इससे कई बार क्वेश्चन आए हैं। जैसे ऋग्वेद से आए हैं, ऋग्वेद के जो अलग अलग मंडल होते हैं उससे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना, आर्यंस लोग कैसे आए थे, ओरिजिन कहाँ से था आर्यंस का, फिर वो लोग क्या क्या लिटरेचर लिखते हैं वो, और 2 पीरियड में डिवाइड किया गया है, अर्ली एंड लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। वैदिक पीरियड को, वैदिक काल को 2 में डिवाइड किया गया, एक अर्ली वैदिक पीरियड और एक लेटर वैदिक पीरियड। फिर आते हैं महाजनपद। जब आप लेटर वैदिक पीरियड पढ़ोगे ना तो पता चलेगा कि महाजनपद फॉर्म होने शुरू होते हैं, जिसमें आपने नाम सुना होगा मगध का, अंग का, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग थे, गांधार हो गया, तो ये सारी चीजें जो थी महाजनपद के अंदर में थी। तो महाजनपद हम लोग सारे पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट, और खासकर
मगध एम्पायर जो इससे निकल के आता है, तो उसको थोड़ा शॉर्ट में हम लोग यहाँ पे देखने वाले, किसमें, एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर में। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, मोहनजोदड़ो शहर की फोटो है। ये चारों वेद का जो है लिखा है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब आते हैं जो अगला इंपॉर्टेंट है, बुद्धिज्म। इससे कई बार क्वेश्चन आए, इस बार भी 2024 में इससे क्वेश्चन आया था। और क्या क्वेश्चन आया था कि गौतम बुद्ध ने पहला सरमन या फिर पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था इस साल भी। गौतम बुद्ध के बारे में यानी पढ़ना है। बुद्धिस्ट के जो लिटरेचर है, जैसे लिटरेचर के बारे में पूछा गया, विनय पिटक से सवाल पूछा गया था आपके सीएचएस के पेपर में। और आर्किटेक्चर वगैरह, जैसे स्तूप वगैरह होते हैं बुद्धिस्ट के, जैसे सांची का स्तूप इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, अमरावती का स्तूप इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये सारी चीजें पूछी जा सकती है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हैं, तो ऐसा दूर नहीं है कि इससे भी पूछा जा सके, ठीक है। फिर आते हैं जैनिज्म। जैनिज्म के भी लिटरेचर से क्वेश्चन आए हैं। लॉर्ड महावीर के बारे में पढ़ना है, और श्वेतांबर और दिगंबर जो दो सेक्ट होते हैं जैनिज्म के, ठीक है, एक श्वेत वस्त्र पहनते और एक कपड़े ही नहीं पहनते जैसे दिगंबर, तो उनके बारे में भी हमें यहाँ पे स्टडी करनी, ठीक है। अब आगे चलते हैं मौर्य एम्पायर और गुप्त एम्पायर। मौर्य एम्पायर में भी इंपॉर्टेंट रूलर्स पढ़ने हैं, इसके सोर्सेस क्या क्या है वो पढ़ने हैं, जैसे अर्थशास्त्र और आर्किटेक्चर वगैरह, दोनों ही एम्पायर के हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं। तो इतना बड़ा सिलेबस हम लोग कह सकते हैं हिस्ट्री का, क्योंकि हिस्ट्री का जनरली बड़ा ही सिलेबस होता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो एंशिएंट हो, मिडाइवल हो या फिर मॉडर्न हो। हमें ज्यादा फोकस किसमें रखना है, मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हिस्ट्री का पार्ट हो गया। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एक दो क्वेश्चन है जो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था, और ये इसी साल का क्वेश्चन, ठीक है, 2024 का। ये क्या क्वेश्चन आया है, व्हेन एंड वेयर वाज द बैटल बिटवीन नवाब सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव। मतलब कहाँ पे लड़ाई हुई थी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या होगा, प्लासी 1757। बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 में, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव की आपस में भिड़ंत होती। तो ये जस्ट एग्जाम्पल है, आपको क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। हु बिल्ट बीबी का मकबरा, ये आया हुआ है सीएचएस के क्वेश्चन में। तो बीबी का मकबरा किसने बनाया था, औरंगजेब। ये मुगल एम्पायर का क्वेश्चन है, तो मिडाइवल हिस्ट्री भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो है PYQ के आपको एग्जाम्पल्स दिखाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की, मतलब ज्योग्राफी से किन किन टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या क्या एक्स्ट्रा आपको पढ़ना जरूरी है, ये देखते हैं। तो ज्योग्राफी की बात करें तो एनसीईआरटी से बात करें, क्योंकि एनसीईआरटी से एक बार डायरेक्ट लाइन उठा के क्वेश्चंस आए गए हैं, चाहे वो कोई भी आपका सब्जेक्ट, ठीक है। तो पहला आपका चैप्टर है रिसोर्सेज, जिसमें रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, इंट्रोडक्शन जानना है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या है, और रिसोर्सेज को हम लोग कंजर्व कैसे कर सकते हैं। और इन्हीं रिसोर्सेज में फिर अगला आता है अलग अलग रिसोर्स के बारे में पढ़ना है, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो नेचुरल वेजिटेशन या फिर वाइल्ड लाइफ हो। फिर आते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर के बारे में आपको पढ़ना है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या होते हैं, फार्म सिस्टम क्या होता है, सबके बारे में यहाँ पे पढ़ना है एनसीईआरटी से। फिर आते हैं इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन क्या है, अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। और इससे भी क्वेश्चन आया था जो हम लोग आगे देखें, इससे डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से इस बार 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। फिर आते हैं आपके लास्ट चैप्टर में, दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज, जो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, कि आपका लैंड फॉर्म का फैक्टर होता है, कि आप देखते हैं माउंटेन्स में पॉपुलेशन कम होती है और प्लेन्स में पॉपुलेशन ज्यादा होती है। तो ये फैक्टर्स अलग अलग है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के, पॉपुलेशन चेंज कैसे होता है, पॉपुलेशन का कंपोजिशन क्या है। तो ये सारी चीजें हम एनसीईआरटी में यहाँ पे आपको पढ़नी होगी, ठीक है, आपके सीएचएस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ज्योग्राफी। और एक्स्ट्रा हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि ये तो पूछा जा रहा है, और पहले के क्वेश्चंस के अनुसार हम लोग देखें, पहले के प्रीवियस ईयर के अनुसार देखें, तो ये सब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे सोलर सिस्टम, जैसे आपसे पूछ लिया था ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है आपके सोलर सिस्टम का, तो वो पूछा गया था। अर्थ एंड इट्स मूवमेंट पूछा जा सकता है। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड से क्वेश्चन आए थे, जैसे आपका लैटिट्यूड का क्वेश्चन आया था कि लैटिट्यूड आपस में कहाँ मिलता है, इक्वेटर पे, 0 डिग्री पे, या कहाँ पे, तो उसका आंसर नोवेयर होगा, लैटिट्यूड कहीं पे भी नहीं मिलते। टाइप्स ऑफ विंड भी पूछता है, जैसे इस बार तो नहीं, मतलब पहले के क्वेश्चन में आया था कि लोकल जो आपका इंडिया में लोकल विंड है जो समर में चलता है वो कौन सा विंड है, तो उसका आंसर क्या होगा, लू चलती है ना। तो वही सारी चीजें आपको टाइप्स ऑफ विंड भी यहाँ पे देखना है। फिर आते हैं इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो बेसिक्स ऑफ इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है इंडिया किस कंट्री से इंडिया की बॉर्डर लगती है, ठीक है,
इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो पूछ लिया जाता है, फिजिकल फीचर्स पूछ लिया जाता है, जैसे पेनिनसुला का क्वेश्चन आया था कि ऐसे लैंड को क्या कहते हैं जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, तो उसका आंसर क्या होगा, पेनिनसुला। फिर आते हैं रिवर सिस्टम के बारे में पूछा गया है, जैसे डेक्कन में बहुत सारे 4 ऑप्शन थे, पूछा गया था कि डेक्कन में इनमें से कौन सी नदी है जो है वो नहीं बहती। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके सीएचएस में आए हुए हैं और उस हिसाब से आपको इन सबको पढ़ना है बहुत ज्यादा अच्छे से। जैसे क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे एक डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया था इस बार भी कि द बुक दैट कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन इंडिया इज कॉल्ड। वैसी किताब, वैसी बुक को क्या कहते हैं जिसमें जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है या एनिमल्स है या प्लांट्स है, मतलब कि जिन पे खतरा है कि वो अब खत्म हो सकते हैं आगे चल के, तो उस बुक को क्या कहते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, रेड डेटा बुक। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के कुछ एग्जाम्पल है, ऐसे हम लोग पीवाईक्यूज और ज्यादा आगे की वीडियोस में देखेंगे, यहाँ पे हम लोग बस 2 देख रहे हैं एग्जाम्पल के लिए ताकि आपको सिलेबस समझ में आए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। Which of the following was the first डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन से उठा के पूछी गई ये भी, और ये भी इसी साल का क्वेश्चन है। फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री बिफोर 1947, यानी 1947 से पहले ऐसा कौन सी इंडस्ट्री थी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो हमें आजादी से पहले सबसे पहले बनी थी, तो इसका आंसर क्या होगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो ये हमारा ज्योग्राफी का सेक्शन हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं, आगे क्या आता है बाबू, पॉलिटिकल साइंस, या आप कह सकते हैं आपकी लैंग्वेज में सिविक्स। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में वही है, आपको अपनी एनसीईआरटी कवर करनी होगी, साथ साथ इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्या कि आपको एक्स्ट्रा जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी पढ़ना होगा। ठीक है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आते हैं और साथ साथ ही पढ़ेंगे तो सही रहेगा। जैसे हम लोग यहाँ पहले समझते हैं, एनसीईआरटी को समझ ले तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहले ही चैप्टर आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन क्या इसमें सारी बातें बता दी गई होंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आनी चाहिए या आपको पता होनी चाहिए, तो नहीं, लेकिन आप की फीचर समझ सकते हैं। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स भी और स्टोरी ऑफ नेपाल, सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। फिर आते हैं सेकंड चैप्टर आपका अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। सेक्युलर कंट्री है ना हमारी, किसी भी जो धर्म है उसको हमने प्रायोरिटी नहीं दी, सारे धर्म हमारे लिए इक्वल है और किसी धर्म के अनुसार हमारा जो गवर्नमेंट है वो रूल नहीं करता। तो ये सेक्युलरिज्म है, जो बहुत छोटा सा डेफिनेशन मैंने दिया, हालांकि ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं कि स्टेट को रिलीजन से अलग करना क्यों जरूरी है, क्यों रिलीजन बीच में नहीं आना चाहिए जब आप रूल करते हो तो। फिर व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, इसके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यानी भारतीय पर्सपेक्टिव से आप देखें तो क्या इसका मीनिंग है वो भी आपको यहाँ पे समझना होगा। ठीक है, फिर आते हैं पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके लॉज कैसे बनते हैं, पार्लियामेंट किस तरह से वर्क करता है, तो ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे समझनी होगी। आगे बात करें बाबू तो जुडिशियरी के बारे में पढ़ना है, यानी जो भी कोर्ट्स वगैरह होते हैं, 3 ऑर्गन्स होते हैं ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, तो उसका रोल समझना है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी क्या होती है कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से अलग रखा जाता है किसको, जुडिशियरी को, तो ये सारी चीजें आपको समझना है। लीगल सिस्टम के अलग अलग ब्रांचेस को समझना है। फिर आते हैं अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, ये अगला टॉपिक है आपका, तो ये हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको इसको पढ़ना जरूरी है। जैसे मार्जिनलाइजेशन में होता है कि आप किसी एक ग्रुप को अलग करके रखते हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी बेसिस पे हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो या पॉलिटिकल हो, जो भी हो, तो सोशल बेसिस पे हम लोग मान सकते हैं कि एक्सक्लूड करके रखना। जैसे कास्ट सिस्टम में होता था, अनटचेबल्स को हम लोग अलग रखते थे, तो वही मार्जिनलाइजेशन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ आदिवासी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट है। फिर आते हैं कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, मतलब हमने मार्जिनलाइजेशन को हटाने के लिए क्या किया यहाँ पे, तो कौन कौन से राइट्स लाए, कौन कौन से एक्ट्स लाए, ये सब हमें यहाँ पे समझना है। फिर आते हैं पब्लिक फैसिलिटीज और लॉ एंड सोशल जस्टिस, मतलब क्या क्या पब्लिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने दी हुई है, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए एक चैप्टर। और फिर लॉ एंड सोशल जस्टिस के बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये पब्लिक फैसिलिटीज है आपके पास, सोशल जस्टिस क्या होता है, ये सब आपको समझना है, आपके सीएचएस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं जो एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी के अलावा जो एक्स्ट्रा आपको पढ़ना चाहिए वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, डीपीएसपी क्या होता है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होते हैं, इंडियन पार्लियामेंट, स्टेट पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एंड मिसलेनियस क्या है कि अगर इन टॉपिक्स में आपने पढ़ लिया और इसमें से कुछ छूट भी गया,
ठीक है, कि कुछ एक्ट छूट गया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाया जाता है तो अमेंडमेंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जो अमेंडमेंट लाया गया ये सारा आप मिसलेनियस मतलब मिक्स जो क्वेश्चन है, मिक्स जो टॉपिक्स आप पढ़ते हो एक साथ, उसमें आप कवर कर सकते हैं, मतलब ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं पॉलिटिकल साइंस के, जैसे हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया है। अब इसका आंसर क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और अगर आपको पता हो कि करंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिख के बता सकते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या है, व्हेन वाज आवर कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड एंड एनफोर्स्ड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा तैयार तो पहले ही हो गया था, लेकिन इसको लागू कब किया गया था, एडॉप्ट कब किया गया था, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, 26 जनवरी 1950। बना कब था, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। आजाद कब हुए थे हम लोग, इस दिन इंडिपेंडेंस डे होता है। और ये क्या है, अगर 2 अक्टूबर को रहने 1950 को हटा दे, 2 अक्टूबर को रहने दे, तो ये गांधी जी की जयंती होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मुझे उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। तो आप देख सकते हैं कि सोशल साइंस का कितना बड़ा सिलेबस है। आप सोशल साइंस खाली बोलने गए, 3 उसके अलग अलग सेक्शन है, एक ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया और पॉलिटिकल साइंस हो गया। तो सबके अपने अपने जो इतना सारा आप देखते हैं डिवाइड है, और हिस्ट्री में भी अलग है, एंशिएंट हो गया, मिडाइवल हो गया, मॉडर्न हो गया। तो इतना जो ह्यूज सिलेबस है आप कवर कैसे करेंगे, मतलब है ना कि आपको एक एक करके पढ़ना होगा, मतलब इसको पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। तो इस टॉपिक पे हम लोग आगे की वीडियोस में बात करने वाले कि अभी हमने सिलेबस जान लिया, एक एक स्टेज पे बात करेंगे, अभी हमने सिलेबस जान लिया, आगे जानेंगे कि इस सिलेबस से क्या क्या टॉपिक, मतलब किन किन टॉपिक से हमारे कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं हर एक साल में, ठीक है। तो पिछले कुछ सालों का एनालिसिस लेकर हम लोग आपके सामने आएंगे सोशल साइंस को लेके, और वहां पे हम लोग देखेंगे किन टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस आए। फिर आगे आता है कि इन सबकी तैयारी कैसे करेंगे, मतलब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कितना बड़ा सिलेबस पढ़ना है। ये सब सोशल साइंस है ना, ऐसा तो नहीं है कि आपको सीएचएस में सिर्फ सोशल साइंस ही पढ़ना है, आपका मैथ्स होगा, साइंस होगा, ठीक है, और भी बहुत इंग्लिश हो गए, तो ये सारे सब्जेक्ट्स है जो आपको पढ़ने, हिंदी भी हो गया। तो सोशल साइंस में कैसे पढ़ना है, इस चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले आगे की वीडियोस में। लेकिन अभी फिलहाल अगर आपको लगता है आप इन सिलेबस को अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो है हमारा अभिमन्यु बैच जो है वो लॉन्च हुआ है, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। प्राइस जो है 2600 है, लेकिन आप CHS BHU जो कोड है वो लगाकर आप डिस्काउंट ले सकते हैं, जो कि 22 जुलाई तक जो है वो वैलिड है। तो जल्दी से आप जाकर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लाइव थ्योरी क्लासेस मिलेगी, क्योंकि आप जब लाइव पढ़ते हैं तो रिकॉर्डेड अलग होता है, आप जब लाइव पढ़ते हैं तो उसमें आप लाइव जो है वो डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लास के नोट्स भी मिलेंगे, आप नोट्स बनाने में आपका अलग टाइम जाता है, अगर आपको अलग से नोट्स मिल जाए उसी क्लास के जिसको आप पढ़ रहे हैं तो फिर आपको काफी ज्यादा टाइम बचता है। फिर आते हैं DPP मिलती है, मतलब डेली प्रैक्टिस जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं, और प्रैक्टिस सेट भी मिलता है सोल्यूशन के लिए साथ, ठीक है, आपको चैप्टर वाइज मिलेगा वो। फिर है चैप्टर वाइज भी आपको टेस्ट मिलेंगे कि हर एक चैप्टर को, एक चैप्टर आपने पढ़ा उसका टेस्ट दिया, ठीक है, और पूरे चैप्टर से अगर पढ़ ली है तो आपको फुल मॉक टेस्ट भी अवेलेबल किया जाएगा। स्पेशल डाउट सेशन भी होता है कि आपको अगर कोई भी डाउट हो तो उस पर्टिकुलर डाउट सेशन में आप किसी भी टॉपिक से अपना पर्टिकुलर टीचर से आप उस डाउट सेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे ताकि आप एनालाइज कर सके कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। फिर आते हैं आपको स्पेशल व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाएगा कि आप उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है ऐप से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जब आपका रिजल्ट वगैरह आ जाएगा एग्जाम के बाद, तो काउंसलिंग में भी आपको हेल्प की जाती है, फॉर्म फिलिंग में भी, फॉर्म फिलिंग से लेके काउंसलिंग तक, ठीक है। तो हमारे ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें जो है अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। और ऐसा नहीं है, और पिछले साल की बात करें, जैसे 2024 की बात करें, तो ये 9th का रिजल्ट है, इतने सारे बच्चों ने यहाँ पे सिलेक्शन दिया है, ठीक है। आप सबके नाम भी देख सकते हैं, सबके मार्क्स देख सकते हैं, ये हो गया, ये हो गया, और अभी भी खत्म नहीं हुआ है। CHS 11th की बात करें तो 11th में भी आप यहाँ पे रिजल्ट्स देख सकते हैं, कितने सारे सिलेक्शन जो है यहाँ से हुए। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, पूरा सिलेबस आपको समझ में आया होगा। सोशल साइंस का काफी बड़ा सिलेबस है, तो इसलिए टाइम लगा इसे समझने में। तो आगे के लेक्चर्स में हम मिलते हैं, जहां हम लोग ट्रेंड एनालिसिस पे बात करेंगे कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और फिर आगे स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हमें सोशल साइंस यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने वीडियो में, जहां हम लोग ट्रेंड एनालिसिस की बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।